हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार की सेल की संरचना होती है और उसमें सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, क्या क्या मेन चीजें हैं सेल्स में। सेल क्या है इसके बारे में तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, तो उसको सेल कहते हैं। सेल डिवाइड होती है ना। तो अब ये सेल है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया है सेल का। तो जनरली ये इस प्रकार की सेल होती है। ये सेल, इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर किए रखती है। वो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है जो सेल को चारों ओर से घेरे रहती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें रहते हैं। और थर्ड मेन पार्ट है इसका न्यूक्लियस। ओके सर, तो 3 मेन पार्ट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का सबसे बाहरी आउटर कवरिंग होता है और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है इसमें बाकी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। और इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है जो किसी में सेंटर में होता है, किसी में साइड में होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो 3 मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी और सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल को पूरा बाहर से कवर किए रखती है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ओके, अब ये काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज क्या है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है। कवरिंग है इसका मतलब इसने क्या किया, सेल को पूरी तरीके से कवर कर दिया, ढक दिया। यानी कि पास की जो दूसरी सेल है उसके साथ उसका क्या रिलेशन होगा, या फिर पास की जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, सेल के बाहर का जो वातावरण है उसका और सेल के बीच का कैसे संबंध होगा, वो डिसाइड कौन करता है, वो डिटरमाइन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एलो और permit the entry and exit of some material in and out of the cell। तो ये क्या करती है, some material, कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है सेल के अंदर आना या फिर सेल से बाहर जाना। ये जो काम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आउटर मोस्ट एनवायरमेंट में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेल में आ जाएंगे, नहीं, और सेल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिटरमाइन करने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसलिए इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि सेलेक्ट करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना है और कौन से मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। देन अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से बना है, प्रोटीन एंड लिपिड। तो आप देखिए इस फिगर में, आपको फिगर दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर है, इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड की 2 परत होती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोलिपिड्स ये परत बनाती है। देन तब होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है कि अपने बाहर, इसके बाहर पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने के बाद में कुछ ही इनमें मॉलिक्यूल्स अंदर आ पाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
जो उसमें से कुछ ही सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ पाते हैं, तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिलेक्शन करती है मॉलिक्यूल्स को कि जिन मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है या फिर किनको बाहर जाना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की क्रिया भी करती है। फंक्शन डिफ्यूजन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है और ऑस्मोसिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसे समझेंगे हम कि व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। इसमें क्या होता है कि जैसे सेल की बात करते हैं तो सेल CO2, सेल के अंदर क्या है CO2। CO2 कहां से है सेल के अंदर? सेल में CO2 एक बाय प्रोडक्ट होता है और ये बाय प्रोडक्ट सेल में एक वेस्ट के रूप में होता है जो यूजफुल नहीं है, इसे सेल से हमें बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब ये जो CO2 है, ये CO2 बाहर कैसे जाएगी? तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहर की तरफ जाएगी। इसमें हाई कंसंट्रेशन में मौजूद रहती है, हाई कंसंट्रेशन और आउटसाइड सेल CO2 की लो कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा कि जो CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी। तो यहाँ पर डिफ्यूजन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। डिफ्यूजन गैसेस के द्वारा होता है, तो गैसेस किस प्रकार से सेल के अंदर आती है और बाहर जाती है ये हम समझेंगे। तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का ही होता है मूवमेंट। और वो कैसे होता है? तो ये सेल है और इस सेल में CO2 प्रोड्यूस होती है, श्वसन में CO2 प्रोड्यूस होती है और CO2 एक वेस्ट मटेरियल है और सेल में ये हाई कंसंट्रेशन में मौजूद रहता है। तो सेल में ये हाई कंसंट्रेशन में हो गया और सेल के बाहर CO2 का लो कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन होने से जो CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, मतलब CO2 सेल से बाहर जाएगी। ओके ना। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सेल के अंदर कंज्यूम हो रही होती है। जो एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई तो सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो गया। तो सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होने से चूंकि बाहर सेल के बाहर ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन है, तो फिर सेल में बाहर से सेल के अंदर ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, यानी ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि गैसेस क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करती है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। सिमिलरली बहुत सिंपल है। अब आगे हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में गैसेस का और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का, बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों का सेम है। ऑस्मोसिस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। मतलब जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स के ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वहां से वाटर किस ओर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लो, जहां पे उसके मॉलिक्यूल कम है उसकी ओर उसका जाना होगा, मूवमेंट होगा। अगर ये जो सेल है, इस सेल के बाहर का एनवायरमेंट में अगर वाटर की कंसंट्रेशन लो है, वाटर ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो फिर वाटर बाहर की ओर मूवमेंट करेगा। ओके। और अगर बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर मूवमेंट करेंगे, इसे ऐसे समझे जैसे किसी सेल है, उस सेल को हम यदि किसी साल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा? 3 पोजीशंस बनती है इसमें।
तो एक तो जो बाहर जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है, 3 प्रकार का उसमें बनता है। एक तो हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें H2O, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वो ज्यादा होंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, H2O कंसंट्रेशन हाई है। आइसोटोनिक में क्या है, बराबर है, और हाइपरटोनिक में वाटर कंसंट्रेशन लो है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो साल्ट का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। अब इन तीनों सिचुएशंस में वाटर किस प्रकार से मूवमेंट करता है वो हम समझते हैं। तीनों सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सेल को हम किस में रखें, अगर हम हाइपरटोनिक में रखते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स हायर होंगे, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा। दूसरा, ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड कहलाएगा। डाइल्यूटेड क्यों कहलाएगा कि वाटर अमाउंट अगर ज्यादा होता है किसी भी सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड कहलाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर अमाउंट कम होता है तो उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूटेड है। अब क्या होगा, सेल गेन वाटर, यानी कि सेल के आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर कहाँ आएगा, वो सेल के अंदर, सेल गेन वाटर, सेल के अंदर वाटर डिपॉजिट होगा। अब आप फिगर में देख ही रहे हो कि क्या है इसमें देखिए आप, सेल क्या हो गई, फूल गई, और उसकी जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर एनिमल सेल है तो वो फट भी सकती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो उसको फटने से रोक लेती है और वो टर्गेट हो जाती है। ओके ना। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेम H2O कंसंट्रेशन, बाहर सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ H2O कंसंट्रेशन सेम रहता है। इसमें नो नेट मूवमेंट किसी प्रकार का नहीं होता। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके H2O आउटसाइड जाते भी हैं और H2O के मॉलिक्यूल्स अंदर भी आते हैं, लेकिन वो मूवमेंट बराबर रहता है, इसलिए नेट मूवमेंट कुछ नहीं होता है। आगे के जो सॉल्यूशन की बात करते हैं वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि वाटर अमाउंट कम है, लो है, लोअर H2O कंसंट्रेशन है, और ये जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि वाटर अमाउंट कम है। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर अमाउंट कम होता है, लो होता है, तो उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर उसमें वाटर मिला दिया जाए तो उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक में क्या है, वो कंसंट्रेटेड है, तो फिर सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो सेल के अंदर से वाटर कहा जाएगा बाहर, तो सेल लूज वाटर, सेल से पानी बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसको जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाएगा। तो ये घटना हो जाएगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये तीनों के तीनों ऑस्मोसिस के जो होती है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ऑस्मोसिस इन एग में हम ऑस्मोसिस को हम देखते हैं, तो एग को जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, जैसे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसमें, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर एग को रखने से एग क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। तो ये क्या बताता है कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, जिसके कारण जो एग के अंदर का वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा, इससे एग श्रिंक हो जाएगा। जबकि एग को जब हम प्योर वाटर में रखते हैं तो फिर एग क्या हो जाएगी, एग स्वेल्स, एग फूल जाएगा। ये भी एक ऑस्मोसिस का प्रेजेंटेशन है एग के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं कि रेजिन्स को भी हम यूज लेते हैं घर में, तो रेजिन्स या किशमिश वगैरह होती है उसको हम वाटर में जब भिगो के रखते हैं तब क्या होता है, तो वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी बाहर जो पानी है, वाटर अमाउंट ज्यादा है,
तो वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा। इस प्रकार से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इसका बड़ा रोल है। तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में तो फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो फ्रेश वाटर से जो वाटर अमाउंट है वो इसी प्रकार ऑस्मोसिस से वो गेन करते हैं। और प्लांट्स रूट्स है वो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के द्वारा करती है। तो ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट्स। अपने एनवायरमेंट से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल इसी प्रोसेस के द्वारा लेती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट अमाउंट्स जो सेल के अंदर और बाहर आते हैं, वो एनर्जी भी यूज लेते हैं, एनर्जी यूज लेते हुए आते हैं। तो डिफ्यूजन भी दो प्रकार से होता है, एक्टिवली भी एंड पैसिव डिफ्यूजन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ये आप देख रहे हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू engulf the food and other materials from its external environment. Such process is known as endocytosis. तो जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, इसमें के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती है, सेल के अंदर ले लेती है और एक वेसिकल्स बना लेती है। सचिव जैसे हम देख रहे हैं अमीबा में, अमीबा इसी तरीके से फूड को अपने अंदर ले लेता है और फूड वेसिकल्स बना लेता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटर में जो कवरिंग है उसको कहते हैं सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा एक कवर होता है जो स्पेशली प्लांट सेल के अंदर ही होता है। एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में सेल वॉल को। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ये आउटर कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ये सेल वॉल जो इसके आउटसाइड की ओर है और इस सेल वॉल, ये सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल कंपोज द सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज इस सेल वॉल को स्ट्रेंथ देता है, मतलब ताकत देता है, जिसके कारण जो आउटर एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस होते हैं उससे सेल अपना प्रोटेक्शन करती है। सेल वॉल के कारण सेल प्रोटेक्टेड रहती है। जब ऑस्मोसिस फिनोमेनन होता है, ऑस्मोसिस में आप जानते हो या तो क्या होगा, सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, वाटर इनसाइड अंदर आएगा और सेल टर्गिड हो जाएगी। तो सेल वॉल क्या करेगी, उसको ब्रस्ट होने से रोकेगी। और दूसरा, जब बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो तो सेल वॉल से वाटर बाहर की ओर जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगी। इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये सब सेल वॉल के कारण होता है। प्लांट्स में सेल वॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। जब किसी फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह को किसी फ्रेश वाटर में रखते हैं या किसी प्लांट सेल होती है जो फ्रेश वाटर में रहती है तो उसमें ऑस्मोसिस फिनोमेनन होता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। ऑस्मोसिस से क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तब क्या होगा, देन सेल स्वेल्स, सेल फूलेगी और वो क्या करेगी, एक प्रेशर जनरेट करेगी इस वॉल की तरफ। प्रेशर, जब H2 मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आएंगे तो इसमें सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर जनरेट करेगी और प्रेशर जनरेट करने पर ये वॉल अपोजिट साइड में इक्वल प्रेशर देती है। तो जिसके कारण जो फंजाई, बैक्टीरिया या फिर जो प्लांट सेल्स है वो ब्रस्ट होने से बच जाते हैं।